हमारे देश का यूनियन बजट 2025-26 आ गया है और इस बजट को लेकर के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजट है। और इस बजट के अंदर अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और ये बजट फार्मर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, वुमेन्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, गरीब के लिए, सभी के लिए अच्छा बताया जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर। तो क्या ये सचमुच में है ऐसा? आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि किस सेक्टर में क्या-क्या रिफॉर्म होंगे और हमारे देशवासियों को क्या-क्या मिलेगा, बेनिफिट होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ जानेंगे आज के मेरे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या रिफॉर्म होंगे इस बजट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के बारे में या फिर इंडिविजुअल के बारे में। अगर उनकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होती है तो उनको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा प्रोविज़न बनाया गया है इस वाले बजट के अंदर और इस अमाउंट के अंदर 75,000 रुपए ऐड कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का, यानी कि ये अमाउंट बन जाता है 12,75,000 रुपए। अगर आपकी इनकम 12,75 है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, ऐसा प्रोविज़न आया है इस वाले बजट के अंदर। ये लिमिट थी पहले 7 लाख रुपए, इसे बढ़ा करके 12 लाख रुपए किया गया है, यानी कि 5 लाख रुपए इंक्रीज किया गया है इस वाले बजट के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है इस बजट के अंदर, सचमुच में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में जानते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी समझते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करता होगा, एलआईसी वगैरह ले रखी होगी, उसका प्रीमियम वगैरह भी पे करता होगा, या फिर मैं बता दूं आपको उसके बच्चे वगैरह हो गए, एजुकेशन फीस वगैरह भी पे करता होगा, ईपीएफ वगैरह का डिडक्शन वगैरह भी मिलता होगा उसको, बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती होगी। वो अराउंड 5 लाख रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला करके या डिडक्शन को मिला करके वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर वो ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल करता था तो उसको 5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है सब कुछ मिला करके। कैसे मिलेगा? 2 लाख रुपए होम लोन पे मिल जाता था उसको इंटरेस्ट वगैरह में, एजुकेशन लोन वगैरह का मिला करके उसका इंटरेस्ट वगैरह, एजुकेशन फीस वगैरह का मिला करके वो एलआईसी वगैरह का प्रीमियम पे करता है तो 80C के अंडर उसको 1.5 लाख रुपए का उसमें मिल जाता था, मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर मिल जाता था। ऐसे एनपीएस वगैरह कुछ डिपॉजिट किए हैं पेंशन फंड वगैरह की स्कीम के अंदर उसमें मिलता था, एचआरए वगैरह मिल जाता था। ये सब टोटल मिला करके अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए है तो वो सेविंग कर ही लेता था, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर ही लेता था, उसकी 5 लाख रुपए के आसपास उसकी इनकम क्या है, सेविंग हो ही जाती थी। नहीं है कि वो 12 लाख रुपए कमाता है तो 12 लाख रुपए ही खर्च कर देता था, 12 लाख रुपए पे ही टैक्स पे करता था। अगर वो कोई इनकम जनरेट करने वाला है, कमाने वाला है 12 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है वो आईटीआर भी फाइल करता होगा। आईटीआर ऐसे खुद तो फाइल करेगा नहीं, किसी न किसी प्रोफेशनल से ही फाइल कराएगा, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, कोई भी हो। अगर उनसे वो फाइल कराता तो उन्होंने उसको ये भी बताया होगा कि आप इसमें डिडक्शन वगैरह क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 5% की स्लैब में जाएंगे तो कम ही पैसा टैक्स पे करना पड़ेगा। वहाँ पे कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर करके टैक्स के पैसे बचा ही लेते थे, कोई पैसा पे ही नहीं करता था। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आप जो इंडिविजुअल है 12 लाख रुपए कमाता था उसको पहले भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। जो ये छूट दी गई है इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हाँ, बस शर्ते ये जरूर होगा कि अगर आप 12 लाख रुपए आप कमाएंगे और न्यू रिजम के अंदर रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एडिशनल उसमें 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, यानी कि अमाउंट बढ़ करके 12,75 हो जाएगा। आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो आपके पास पूरा का पूरा पैसा बचेगा। खर्चे काट करके आपके जो पैसे बचेंगे, महंगाई इतनी है तो जाहिर सी बात है महंगाई इतनी है तो आपको पैसे भी खर्च करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि आपको डिडक्शन लेना नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी आपको। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? कोई मजबूर भी नहीं होगा क्योंकि उसको भाई टैक्स बचाने के लिए वो करेगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एलआईसी वगैरह है हो या कोई भी हो, उस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, किसी के पास ऑप्शनल है, किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में जमा करेगा, शेयर्स वगैरह लेगा। अगर आप शेयर्स वगैरह लेते हैं, कैपिटल गेन वगैरह होगा, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। बढ़ाने की वजह से उसमें हज़ार बार वो भी सोचेगा कि भाई इन्वेस्ट करेंगे, जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसके पास पैसा जो बचेगा वो क्या करेगा?
जब पैसा आदमी के पास बचता है, पैसा जेब के अंदर होता है, तो वो खर्च करता है, मार्केट में जा करके खर्च करेगा, उसका सेविंग होने वाला नहीं, बचत नहीं होने वाला और ज़्यादा खर्च होगा पैसा। ये तो हो गया इनकम टैक्स। अब मैं बता दूँ आपको सीनियर सिटीजन वगैरह को जो मिलता था इंटरेस्ट वगैरह, अगर उन्होंने सेविंग वगैरह कराई है उसके ऊपर, उसमें उनको 50,000 रुपये तक की अगर उनकी इनकम है इंटरेस्ट की एफडी वगैरह के ऊपर, तो उसके ऊपर उनको छूट दी गई थी कि कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब वो इनकम बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दी गई है। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये तक की होती है सीनियर सिटीजन के केस के अंदर, तो इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, यानी बैंक आपका कोई टीडीएस काटेगा नहीं। अब ये नॉर्मल पर्सन के लिए मैं बता दूं, उसकी लिमिट पहले 40,000 रुपये थी, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी करके 50,000 रुपये कर दी गई है। अगर नॉर्मल पर्सन को इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो उसकी लिमिट 50,000 रुपये हो गई है। अब 50,000 रुपये पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे अदर कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलती है, उसकी लिमिट 5,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई है। ये एक नॉर्मल सी है, हर एक साल बढ़ी जाती है, छोटा मोटा अमाउंट बढ़ा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतने ज़्यादा सीनियर सिटीजन नहीं है जो एफडी वगैरह करते हुए इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हों, क्योंकि सीनियर सिटीजन वगैरह को उनके स्लेब रेट में वैसे ही पहले से छूट मिल जाती है। एज की वजह से सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता है उनका एज का, और एज की वजह से उनके टैक्स स्लेब वगैरह का रेट है जो कम लगता है, पहले से इंडिविजुअल के मुकाबले ज़्यादा नहीं देना पड़ता उनको। तो उनका बेनिफिट तो पहले से ही हो रहा है, उनकी इतनी इनकम तो होने वाली नहीं जिससे उनको इंटरेस्ट वगैरह एफडी वगैरह के अंदर अगर इतना फ़ायदा होता है, तो ये थोड़ा सा ठीक है भाई। टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है रेंटल इनकम के अंदर। अगर आपकी रेंटल इनकम है 2.4 लाख पहले थी लिमिट, उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दी गई है। अगर वो 6 लाख रुपए तक की आपकी इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है, तो इसके ऊपर आपको कोई टीडीएस पे नहीं करना है या काट के पेमेंट नहीं करनी है उसकी। अगर 6 लाख रुपए तक की होती है, 6 लाख रुपए से ऊपर होगा तो टीडीएस का रेट सेम है, बस थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। म्यूचुअल फंड वगैरह की, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, अगर उसमें से इनकम वगैरह जनरेट होती है, तो उसमें पहले लिमिट थी 5,000 रुपये, अब वो बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई है। 10,000 रुपये के ऊपर जो टीडीएस लगता था वही लगेगा। अगर आप गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो उस पर टीडीएस लगता था, टीसीएस भी लगता था, उसकी लिमिट बढ़ा करके 5 से 10 लाख रुपए कर दी गई है। 10 लाख रुपए तक के ऊपर कोई टीडीएस वगैरह नहीं लगेगा। आप परचेज वगैरह करते हैं गुड्स की, टीसीएस भी नहीं लगेगा। 2 हाउसेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके पास 2 हाउसेस हैं, पहले नहीं ले पाते थे, जिस में रहते थे उसी का आपको रेजिडेंस है तो उसी का आपको बेनिफिट मिलता था। अब 2 हाउस वगैरह होंगे आपके, चाहे आप वहाँ पे कार्यरत हो, काम वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको 2 हाउसेस का बेनिफिट इस वाले बजट के अंदर मिलेगा। और जैसा कि उन्होंने स्पीच में अनाउंस किया है, पार्लियामेंट सेशन जो चल रहा था उसके अंदर एफएम ने जैसा कि बोला है कि न्यू कोड बिल आने वाला है, यानी कि इनकम टैक्स का न्यू कोड बिल इसी वाले सेशन में प्रेजेंट किया जाएगा। इसी वीक बोला गया था प्रेजेंट करने के लिए। न्यू कोड बिल आएगा, उसमें भी बहुत सारे चेंजेज होंगे, हो सकता है क्या क्या चीज़ें बदल जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तो हो गया इंडिविजुअल पर्सन के बारे में। अब चलिए जानते हैं बिजनेसमैन वगैरह को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपकी कंपनी एमएसएमई वगैरह में रजिस्टर्ड है या फिर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, यानी न्यूली कंपनी आपने रजिस्टर्ड कराई है, न्यूली कंपनी बनाई है, उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, वुमेन्स को अगर वो SC ST वगैरह है और एमएसएमई वगैरह में रजिस्टर्ड है तो उनको 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा 5 साल के लिए। 5 साल तक के वो 2 करोड़ रुपए लोन ले सकती हैं। ऐसा वुमेन्स वगैरह के लिए प्रोविजन बनाया गया है इसके अंदर, और ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट की हुई, वो फर्स्ट टाइम कंपनी बनाई हो। दूसरा, एमएसएमई माइक्रो एंटरप्राइजेज को 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए होगी, और ये केवल 10 लाख लोगों को ही मिलेगा। हमारे देश की पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ के आसपास है, इसमें जिन्होंने माइक्रो एंटरप्राइजेज जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो बहुत ही सारी होंगी, उसमें किसी 10 लाख लोगों को खाली केवल क्रेडिट कार्ड ये प्रोवाइड कराया जाएगा जिसकी लिमिट केवल 2 लाख रुपए होगी। एक्सपोर्ट एमएसएमई कंपनी को 20 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाएगा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर वो कंपनी स्टार्टअप है तो उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई की कैटेगरी को रिवाइज कर दिया गया है एज पर टर्नओवर के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। किसी की इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा है, टर्नओवर वगैरह ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया गया है। क्लासिफिकेशन चेंज कर दी गई है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की। अगर आपकी कोई कंपनी माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर आती है, पहले वो टर्नओवर था 5 करोड़ रुपए, अब उसे बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
स्मॉल इंटरप्राइजेज का भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है टर्नओवर की, उसमें से 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ कर दी गई है। और मैं बता दूं आपको मीडियम इंटरप्राइजेज की भी थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की बढ़ा दी गई है, उसको 250 करोड़ से बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि मोर देन 500 करोड़ आपकी टर्नओवर होगी आपकी कंपनी की, तो वो आएगी मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर। फुटवेयर, टॉय या फूड प्रोसेसिंग कंपनी या लेदर की कंपनियों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको फाइनेंस किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि कंपनी एक्सपेंड हो सके। अब चलिए जानते हैं हेल्थ केयर वगैरह के अंदर क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो मैं बता दूं 36 ऐसी कैंसर वगैरह की लाइफ सेविंग मेडिसिन है जिसके अंदर टैरिफ खत्म कर दिया गया, यानी कि कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। वो अब कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगेगा, इसलिए दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी। बट जीएसटी अभी भी लगेगा इसके ऊपर, जीएसटी एप्लीकेबल है, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। 6 मेडिसिन ऐसी हैं जिसके अंदर टैरिफ घटा करके 5% कर दिया गया है। और बहुत सारे स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 50,000 के आसपास 5 साल के भीतर ही लैब खोले जाएंगे जिसका नाम होगा अटल लैब। एजुकेशन सेक्टर में मैं बताऊं आपको, मेडिकल की सीटें बढ़ा दी गई हैं, 10,000 सीटें बढ़ा दी जाएंगी और ये 5 साल तक चलेगा। 5 साल के भीतर उन्होंने ये किया है कि वो 75,000 सीटें बढ़ा दी जाएगी, ये मेडिकल की सीटें जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा। भी प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर और सेकेंडरी स्कूल के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अब चलिए टेक्निकल की चीज़ों पे जान लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको 7 ऐसी आइटम है जिसके ऊपर टैरिफ ख़त्म कर दिया गया है, कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, बशर्ते वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि एलसीडी हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारे बैटरी वगैरह हो गया है, या फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह है, इसके ऊपर टैरिफ ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी हमारे देश के अंदर बने हुए होने चाहिए। अगर वो हमारे देश के अंदर बने हैं तो उनके ऊपर टैरिफ खत्म कर दिया गया है, वो सस्ते हो सकते हैं और कुछ परसेंटेज में किया गया है, पूरा खत्म नहीं किया गया है। तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही सस्ता हुआ है। अब मैं आपको फार्मर और एम्प्लॉइयों के बारे में बता देता हूँ क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बता दूं उनको सबसे पहले कोई जीगी वर्कर है यानी ऑनलाइन वर्कर वगैरह है, उनको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनको पीएम जन आरोग्य योजना का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो पोर्टल पे ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे। अगर मैं फार्मर की बात करूं तो फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा जिसकी लिमिट होगी 5 लाख रुपए, और ये 5 लाख रुपए केवल उनको मिलेगा, ऐसे किसान को मिलेगा जो फिशरमैन वगैरह हैं, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह का काम करते हैं, ऐसे किसान को ही मिलेगा। बाकी किसानों को क्या, जो दाल वगैरह उगाते हैं, उनको ये बोला गया है कि आपको एक्सपेंड किया जाएगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है कि उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो मैं बता दूं आपको सब्जियां उगाने वाले भी फार्मर होते हैं, कुछ गन्ने वगैरह का खेती करते हैं वो भी फार्मर होते हैं, बहुत सारी धान और गेहूं का खेती करते हैं वो लोग भी फार्मर होते हैं, वो लोग भी इसमें आते हैं, बट उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अगर मैं आपको स्टेट्स के बारे में बताऊं तो स्टेट में सबसे ज़्यादा बिहार के लिए इसमें योगदान दिया गया है, बिहार के लिए किया गया है। वहाँ पे आईआईटी इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे हॉस्टल है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वेस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट को इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि फार्मर वगैरह को जो पानी वगैरह मिलता है उसकी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें बिहार को दी गई हैं, बिहार को केवल, बाकी सारे स्टेट को कुछ नहीं मिला है, बाकी सारे स्टेट के किसानों को कुछ नहीं मिला है, बाकी सारे स्टेट के पीपल्स वगैरह को, जो गरीब वगैरह हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर मैं बता दूं जो कोई ऐसा है फार्मर वगैरह है, जो किसान वगैरह है, आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है इस वाले बजट के अंदर, उनको ना ही कोई बेनिफिट मिल रहा है इस बजट के अंदर। इसमें ना कोई अनएम्प्लॉयड वगैरह के लोगों के लिए, स्टूडेंट वगैरह के लिए इस बजट के अंदर इन लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं है। हमारे देश की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत ज़्यादा, वो मैं बता दूं उनकी इनकम 5 लाख रुपए से भी नीचे है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों को नीड होती है एजुकेशन की, और मैं बता दूं हेल्थ की। अगर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर का बजट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या फिर ज़्यादा हाई होगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हेल्थ सेक्टर का बजट अच्छा होगा तो आदमी स्वस्थ होगा, उसकी बीमारी से दूर रहेगा, बीमारी से ठीक रहेगा तो अच्छे से काम कर पाएगा। और
एजुकेशन सेक्टर का बजट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा होगा एजुकेशन सेक्टर का। हमारे देश में अगर एजुकेशन और हेल्थ फ्री में मिलने लग जाए तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। उसकी वजह मैं बता दूं आपको, अगर आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन फ्री होगा, तो आप एजुकेशन लेंगे तो आप खुद ही कमा सकते हैं, खुद ही अर्न कर सकते हैं, अच्छी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। मैंने आपको इस बजट के अंदर क्या-क्या बेनिफिट होंगे या क्या-क्या बेनिफिट नहीं होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बताया और ये भी बताया कि पुअर वगैरह को, गरीब वगैरह को, फार्मर वगैरह को या फिर इंडिविजुअल पर्सन को, स्टूडेंट वगैरह को क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, इसके बारे में बताया है। और आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो इसके अंदर और कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो आप जा कर के उसके बारे में पढ़िए, जानिए, समझिए, मीडिया वगैरह की बातों में मत जाइए। जो चीज़ें वो बता रहे हैं, हो सकता है वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस हो करके सारी चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। बस खाली जो बताया जा रहा है कि मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा भर दिया गया है, उसकी झोली भर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जा कर के बजट को समझिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ सकते तो वीडियो वगैरह देखिए, सोशल मीडिया वगैरह के वीडियो वगैरह देखिए, उसको एनालाइज करिए, समझिए कि क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या मिल भी रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे हमारे देश का जो भी कोई है वो टैक्स पेयर है, चाहे वो जीएसटी के रूप में पे करता हो या फिर वो इनकम टैक्स के रूप में पे करता हो। हर एक इंडिविजुअल टैक्स पे करता है, हर एक हमारे देश का सिटीजन टैक्स पे करता है और उसको टैक्स पे करने के बाद उसको क्या बेनिफिट मिलता है ये भी आपको देखना है। अब आप सोचिए ये अच्छा बजट है या फिर बुरा बजट है, ये आपको देखना है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।